अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम पाठ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस कष्ट में जुड़ा पाठ में आज हम अवशिष्ट जो ऊंग प्रत्यय है पूर्वोत्तर पदात औपम्य, इस सूत्र से लेकर के यूनस्ती तक के सूत्रों का व्याख्यान पढ़ेंगे, जिसमें आपके नीन प्रत्यय भी बीच में आ जाएगा और अंत में ती प्रत्यय आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं पूर्वोत्तर पदात औपम्य। यहां से आपके स्मरण के लिए थोड़ा बता दें कि पिछली स्लाइड में हमने पंगोश्च इस सूत्र के द्वारा ऊंग प्रत्यय विधि पढ़ी और ससुरु शब्द में भी कैसे ऊंग प्रत्यय होता है ये जाना। ये ऊंग का ही क्योंकि प्रकरण चल रहा है, तो अब एक भिन्न अर्थ में ऊंग प्रत्यय को कहते हैं। अब यहाँ पर ऊंग प्रत्यय के विधान में वरदराजाचार्य जी द्वारा सूत्र उद्धृत किया जा रहा है, पूर्वोत्तर पदाद औपम्ये। यह सूत्र औपम्य का अर्थ किया है उपमानवाची। उत्तर पदार्थ, इससे यह लगता है कि कुछ पूर्व में भी है, इसलिए लिखा वृत्ति में पूर्व पदम उत्तर पदम च यत प्रातिपदिकम। कहने का क्या तात्पर्य है? उपमानवाची पूर्व पद है ऐसा, और ऊरु उत्तर पदम, उपमानवाची शब्द कोई पूर्व पद में स्थित हो और ऊरु उत्तर पद में हो, ऐसा प्रातिपदिक, उससे ऊंग प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया करभोरु। करभ शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि विग्रह में यहाँ पर लिखा है करभौ एव ऊरु यस्या सा। करभ क्या है? ऊरु यह पद द्विवचनांत है, तो करभ शब्द के लिए बताने के लिए कोशकारों ने लिखा है, अमर कोश की यह पंक्ति दीक्षित जी ने भी उद्धृत की है। मणिबंधात आकनिष्ठम करस्य करभो वही। मणिबंध से लेकर, मित्रों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये स्थान जो है मणिबंध कहलाता है। मणिबंध से लेकर के आकनिष्ठम माने कनिष्ठ उंगली पर्यंत, करस्य हाथ का, बही जो बहिर्भाग है वो करभ, वो करभ कहलाता है। आप समझ रहे होंगे, मतलब यह जो एरिया है ये करभ कहलाता है, हाथ का। तो ये क्या है? मणिबंधात आकनिष्ठम करस्य करभो बही। और करभो इव ऊरु यस्या, करभ की तरह है ऊरु जिसके, जिस स्त्री के। तो देखो करभ की स्थिति आप समझ गए होगे, यहाँ यह भाग मोटा होता है और लास्ट में पतला होता है, तो पैर प्राय ऐसे ही होते हैं स्त्रियों के। ठीक है, तो करभो इव ऊरु यस्या यह दिया। वैसे करभ शब्द के अन्य अर्थ भी हैं, यहाँ पर यह अर्थ लिया है टीकाकारों द्वारा। अब करभौ ये ऊरु यस्याः सा, यह विग्रह जो आपने किया, तो करभ औ ऊरु औ, वैसे ऊरु ह्रस्व उकारांत शब्द है। यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थे के द्वारा आपने बहुव्रीहि समास कर लिया, और यहाँ पर यह रहे याद कि उपमान पूर्व पद में हो, तो पूर्व पद में है यहाँ पर उपमान। उपमान मतलब जिसके साथ में आप उपमा दे रहे हैं उसे कहते हैं उपमान। आप जो है ऊरु को करभ की उपमा दे रहे हैं, जैसे मुख को चंद्र की उपमा देते हैं तो चंद्र उपमान होता है, इसी तरीके से ऊरु की उपमा दे रहे हैं करभ के साथ, तो यहाँ पर करभ उपमान है। तो उपमान पूर्व पद में है, ऊरु उत्तर पद में है, ऐसा प्रातिपदिक हो गया करभ होरु। देखिए, पूर्व पद उत्तर पद कहने से स्पष्ट है यहाँ ऐसे स्थल में समास होगा जहां यह सूत्र प्रवृत्त होगा।
ऊंग प्रत्यय करने के पश्चात कर भोरु ऊंग यह स्थिति होती है, ऊंग का बचता है ऊ, तो कर भोरू दीर्घ ऊ कर लेना, इस वाले उकार और इस वाले उकार दोनों में सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो कर भोरू अग्रे सु। सु कैसे आएगा? देखिए यह जो है यहाँ प्रातिपदिकात में कहा गया नियंतावंत और प्रातिपदिक से सुआदि प्रत्यय आते हैं, ये करभोरु नियंतावंत नहीं है, पर ये प्रातिपदिक है ऊपर, समासत्वात इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि करभोरु में समास किया था। तो उसी प्रातिपदिकत्व का आश्रय लिंग विशिष्ट परिभाषा द्वारा करभोरु में भी कर लिया जाता है, तो जिससे करभोरु यह शब्द स्त्री वो प्रातिपदिकत्व आ जाता है, प्रातिपदिकत्व होने से सुआदि की उत्पत्ति होगी। और हल्निया दीर्घ सुस्पृक्तम हल का यहाँ विषय नहीं बनता है कि वो सु के सकार का लोप कर दे, क्योंकि उसके लिए आवश्यक है दीर्घ जो नियंत और आवंत उससे परे सु का लोप होता है। तो यहाँ पर नीप और आप है ही नहीं, तो ऊ प्रत्यय का ऊ है, इसलिए यहाँ के उदाहरणों में सर्वत्र विसर्ग आपको सुनाई देता रहेगा, तो क्या बन जाएगा? कर भोरू। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र का व्याख्यान पढ़ते हैं। अग्रिम सूत्र द्वारा कुछ शब्दों का संकलन किया गया और उनसे ऊंग प्रत्यय का विधान किया गया। मूल में सूत्र है संहित सफलक्षण वामादेश। यह सूत्र का अर्थ आपको यह समझना चाहिए, संहित सफ लक्षण वाम इत्येवमादेः प्रातिपदिकात् उरुत्तर पदात् स्त्रियाम ऊंग स्यात्। अर्थात संहित सफ लक्षण वाम ये प्रातिपदिक हो और इनसे उरु उत्तर पद में हो, अर्थात ये पूर्व पद में हो, इनसे उरु उत्तर पद में हो, तो स्त्रियाम ऊंग से, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर ऊंग प्रत्यय का विधान हम करेंगे। प्रश्न होता है जी कि उरुत्तर पदाद औपम्य सूत्र के द्वारा यहाँ ऊंग क्यों नहीं होता? क्योंकि सब में तो बाद में उरु उरु सुनाई दे रहा है, संहितोरु सफोरु लक्षणोरु वामोरु, तो इस सूत्र के द्वारा क्यों ना हो जाए? उसका उत्तर दिया मूलकार ने खुद ही, अनौपम्यार्थम सूत्रम। अर्थात पहला जो सूत्र है उरुत्तर पदाद औपम्य, वो तो उपमानवाची में लगता है, उपमानवाची पूर्व पद हो, लेकिन यह जो द्वितीय सूत्र है समित संरक्षण वामादेश, ये अनौपम्यार्थम अर्थात जहां उपमान नहीं हो, ठीक है, वहां पर भी सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। उदाहरण आपके ये चारों हैं घटेंगे। वैमी व्याख्या के मूल में ये लक्षण और उदाहरण छूट गया है, इसे वहां पर आप लोग ऐड कर लेना। तो संहितोरु क्या कहना है? संहितऊ, संहितऊ का अर्थ है संश्लिष्ट उरु यस्या, संश्लिष्ट है उरु जिसके, अर्थात चिपके हुए हैं उरु जिसके। ठीक है, तो संहित शब्द है, इससे उरु लगा देना, संहिता उरु यस्यासा, तो क्या बन जाएगा? जैसे आपने करभुरु बनाया ऐसे ही आपको संहितोरु वही प्रक्रिया से बन जाएगा। फिर अग्रिम उदाहरण है सफोरु। सफोरु में सफोरु का विग्रह कैसे करना है? सफऊ अर्थात खुरऊ उरु यस्यासा, अर्थात खुर है उरु जिसके। अरे उरु कैसे खुर हो सकते हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है उरुषु खुरत्वारोप, उरुओं में खुरत्व का आरोप किया जा रहा है। किस आधार पर? कि जी खुर जो होते हैं ना, परस्पर चिपके हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उरु में खुरत्व का आरोप कर दिया गया है। आप यहाँ पर इसका विग्रह ऐसा कथनचित भी मत रखना कि सफौ इव उरु यस्या, क्यों? ऐसा करने से तो उपमानवाची पूर्व पद हो जाएगा, तब तो उरुत्तर पदालोपम में से ही सिद्ध है। क्योंकि बहुत सारे टीकाकारों ने, मैंने देखा कुछ इस प्रकार का इब करके यहाँ पर विग्रह कर दिया है, वो नहीं करना है ना? कैसे करना है? सफऊ अर्थात खुरऊ उरु यस्या, खुर है उरु जिसके। ठीक है, तो यहाँ पर जो खुर शब्द है, सप शब्द है,
है वो उरु सदृश में लाक्षणिक है, ऐसा मान करके व्याख्या की है टीकाकारों ने। तो इसलिए सफोरु बन जाएगा। दूसरा उदाहरण है लक्षणोरु। लक्षणोरु का विग्रह से करना है। लक्षणौ उरु यस्या सा। लक्षणौ का तात्पर्य है शुभ लक्षणवन्तौ। कहा कि ये शुभ लक्षणवन्तौ, लक्षणौ का अर्थ कैसे हो जाएगा? कहा कि आपने कारिका तो पढ़ी ही है कि जो मत्वर्थी प्रत्यय होते हैं भूम निंदा प्रशंसा प्रशंसा सुनित्य योगा अतिशाय नहीं संसर्गे अस्ति विवक्षायाम भवंती मतवादया। तो प्राशस्त्य अर्थ में मतवादी होते हैं। अच प्रत्यय भी उधर का ही है। यहाँ पर अर्षाद जो लक्षण शब्द है ये अर्ष आदिभ्य अच से अच प्रत्यांत है। तो हम करेंगे लक्षणम अस्ति अस्य इति लक्षणः। ये अच प्रत्यय से निष्पन्न है। अर्थात लक्षण तो हर किसी के अंदर होते हैं, पर यहाँ पर प्राशस्त लक्षणों का प्राशस्त्य ग्राही है। इसलिए प्रशस्तम लक्षणम अस्ति अस्य इति लक्षणः, इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लक्षणौ का अर्थ हो गया शुभवन्तौ, और लक्षणौ ऊरु यस्यासा लक्षणोरुः, ये बन जाएगा कर्भोरु की तरह ही समान प्रक्रिया है। ऐसे ही वामोरु बनाइएगा। वामौ, वामौ का अर्थ है अति सुंदरौ उरु यस्यासा वामोरु। इन सभी स्थलों पर संहित सफलक्षण वामादेश सूत्र के द्वारा ऊं प्रत्यय हुआ है, और ये सभी के सभी प्रयोग इस तरीके से सिद्ध हो जाते हैं। अब आइए मित्रों, अग्रिम स्लाइड में चलते हैं। ऊं प्रत्यय का विधान यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम अग्रिम स्लाइड में नीन प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। यह जो नीन प्रत्यय है यहाँ एक सूत्र के द्वारा ही बताया जा रहा है। सारंगरवाद्ययो द्ययो नीन। सारंगरवाद्ययो नीन क्या अर्थ है? सूत्र का अर्थ आपको दो हिस्सों में समझना है। सारंगरवादेः जातिवाचिनः ङीन् स्यात्। सारंगरवादी पठित जातिवाचक शब्दों से, जातिवाचक ऐसे प्रातिपदिकों से ङीन प्रत्यय होता है। दूसरा है अयो यो अकारः तदंताच्च जातिवाचिनो ङीन् स्यात्। अय का जो आकार तदंत शब्द अर्थात जो अय प्रत्यय से निष्पन्न हुआ हो, उससे भी ऐसे भी जातिवाचक से वो ङीन प्रत्यय होता है। यह जो प्रत्यय है ये ङीश का बाधक है, क्योंकि जाते स्त्री विषयादि उपधात, इस एक सूत्र आपने पहले पढ़ा है। इस सूत्र के द्वारा जाति अर्थ में ङीश प्रत्यय होता है सर्वत्र, उसका ये बाधक है। तो कब बाधक होगा? जब कोई शब्द सारंगवादी गण में पढ़ा गया हो तो वहां ङीन ही करना है, या फिर कोई शब्द अय, किसी शब्द में अय का आकार कैसा, मतलब अय प्रत्यय से निष्पन्न हो कोई शब्द, तो उससे भी ङीन करना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रहे, इस सूत्र में यह जो अर्थ किया है अयो यो अकारस तदंताच, यह अर्थ विशिष्ट है। यहाँ पर सीधा सीधा नहीं कहा गया कि अयंत से ङीप हो, बल्कि अयो यो अकारः तदंताच ङीश, वो ङीन ङीन, ठीक है, मैंने ङीप कह दिया था शायद, ङीन हो। तो ऐसे समझना चाहिए इसे। तो ये अर्थ करने का फल क्या है? फहमी व्याख्याकार ने इस प्रकार के अर्थ करने का भी फल दिया है। आइए अब मूल उदाहरणों को समझते हैं। यहाँ पर क्या दिए हैं? मूल में उदाहरण दिया है सारंग रवि। ये सारंग रवादी गणपठित शब्द है। विग्रह आपको करना है श्रृंगोरपत्यम स्त्री। पहले हम सारंग रव शब्द बनाएंगे, है ना। श्रृंगोरपत्यम स्त्री, श्रृंगु नाम का कोई व्यक्ति है, तो श्रृंगो अपत्यम, उसकी अपत्य स्त्री, ऐसा विग्रह कर लेना। ऐसा विग्रह करने पर आपको कर लेना है अण प्रत्यय श्रृंगरु शब्द, श्रृंगरु ngश और तस्यापत्यम से अण, तो ये बन जाएगा श्रृंगरु अण का अ
और रू के उकार को और गुणा सूत्र से गुण कर लेना ओ, और अण ऋणित है आदि एच को वृद्धि करके सार्ंग रो अ ऐसी स्थिति में कर लेनी है। फिर ओकार को अवादेश करके और इस अ में मिला देना है तो बन जाएगा सार्ंग रव, ऐसा अदंत। अब ये सार्ंग रव शब्द सार्ंग रवादी गण में पठित पहला ही शब्द है, इससे नीन प्रत्यय हो जाएगा। देखिए आपको याद ये रहे कि सार्ंग रव शब्द जाति लक्षण है, क्योंकि आपने जो श्लोक पढ़ा था आकृति ग्रहणा जाति, यह वार्तिक श्लोक, उसमें गोत्रंच चरणई सा लास्ट में आया था। तो गोत्रंच इस नियम के अनुसार यह जो है जाति लक्षण है। तो यहाँ पर पहले तो आप कहेंगे कि ढाणे सूत्र से यहाँ पर, क्योंकि ये अण अंत है, अण अंत होने से नीप की भी प्राप्ति है, उसको परत्वात् जातिर स्त्री विषयाद्योपधात यह सूत्र बांध लेगा, और जातिर स्त्री विषयाद्योपधात को बाध करके सारंग रवादेयों नीन इस सूत्र के द्वारा यहाँ नीन प्रत्यय होता है। आपको एक बात और बतला दें यहाँ पर इस प्रसंग में कि यह जो सारंगवादी गण में पठित जो शब्द हैं प्राय वो तद्धितांत हैं, अण प्रत्यय से निष्पन्न है। और एक अय इस सारंगवाद देयों नीन में अय आई गया, और ये दोनों प्रत्ययों का उल्लेख ढाणे सूत्र में आया है। तो उस सूत्र से इस सूत्र का क्या पार्थक्य है, क्योंकि वहां पर उनसे नी प्रत्यय किया गया है जो अण प्रत्यांत होते से जो अय प्रत्यांत होते थे। इसलिए आपको ये जान लीजिए, यदि जहां पर जाति लक्षण प्रत्यय करना है किसी से, तब तो वहां पर नीन होगा। और यदि साधारण स्त्री प्रत्यांत साधारण स्त्री विशिष्ट प्रत्यय करना है, या फिर आपको और पुंयोग लक्षण इत्यादि कुछ करने हैं, तब वहां पर आप टिड्ढाणे सूत्र ही लगाइएगा। लेकिन जहां जाति की बात आ जाए तो फिर वहां पर तो टिड्ढाणे को भी बात करके क्या होता है, जाति रस्त्री विषाद उपधात से नीश हो जाता है। और जहां पर जाति रस्त्री विषाद उपधात का बाद है, मतलब सारंगवादी उंगीन के द्वारा, अर्थात कोई शब्द यदि सारंगवादी गण में पठित है या फिर वह शब्द अयंत है और वहां से जाति लक्षण कुछ प्रत्यय होना है, तो फिर नी नहीं होगा, फिर तो सबको बात करके। ठीक है, तो यह पहला जो शब्द है ये सारंगवादी में इधर पढ़ा गया है, तो इससे आप नीन प्रत्यय करके कर लीजिएगा। सारंगवादी के बाद दूसरा उदाहरण दिया मूलकार ने वैदी। वैदी में आपको विग्रह कर लेना है विदस्य गोत्रापत्यम स्त्री। ये भी क्या है, विदस्य गोत्रापत्यम स्त्री, यहाँ पर हुआ है अय प्रत्यय, और ये भी जो है गोत्रंच इस नियम के आधार पर यह जातिवाचक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाति लक्षण नीस की प्राप्ति है और टिड्ढाणे भी से वहां पर नी प्राप्त है, लेकिन उन सबको बात करके सारंगर वाद्य नीन के द्वारा नीन हो जाता है। तो विग्रह आपको कर लेना है यही वेदस्य गोत्रापत्यम स्त्री, यहाँ अय प्रत्यय हुआ था नृषानंतरे विदादिभ्यो सूत्र के द्वारा। अब आप नीन प्रत्यय करके, प्रक्रिया नीन की यही है जो सारंगरवी में की है, नीन प्रत्यय करके वैदी यह रूप बना लीजिएगा। इसके पश्चात ब्राह्मण शब्द है। ब्राह्मण शब्द सारंगवादी गण में पढ़ा गया है यहाँ पर। तो ब्राह्मण शब्द से विग्रह ये करना है आपको, ब्राह्मणी बनाना है ब्रह्मणोपत्यम स्त्री। ठीक है, पहले तो ब्राह्मणा बना लीजिएगा, अपत्यम स्त्री वाला बाद, पहले ब्रह्मणो अपत्यम ऐसा विग्रह करके तस्यापत्यम से पहले अण करके ब्राह्मणा बना लीजिएगा, अर्थात जो ब्रह्मा की संतान वो है ब्राह्मणा, अण प्रत्यय करके बन गया। अण प्रत्यय के पश्चात तस्य जाते है स्त्री, क्योंकि यहाँ पर जाति लक्षण प्रत्यय करना है। तो यहाँ पर जो हमने जाति
किसे कहते हैं, इसके जो पीछे चार लक्षण बताए थे, तो लिंगानाम न च सर्वभाग सकृत आख्यात निर्ग्राह्या जाति। इस द्वितीय लक्षण के अनुसार ये ब्राह्मणी शब्द जातिवाचक भी है, पर ये सारंगवादी गण में पढ़ा गया है, इसके कारण यहाँ पर हो जाता है नीन प्रत्यय, और नीन प्रत्यय करने पर ब्राह्मणी इसकी सिद्धि होती है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, मूल में एक सारंगवादी गण का उदाहरण दिया, दूसरा इधर सारंगवादी गण का उदाहरण दिया, और वैदी बीच में ऐ का डाल दिया। ठीक है, तो फिर आगे और भी उदाहरण दे रहे हैं। तो ये आप रूप बना लीजिएगा, सारंगरवि वैदी ब्राह्मणी प्रक्रिया समान है। यहाँ पर नीन हुआ है, नीन होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो सारंगरवि की और इधर की बिल्कुल बराबर है। इसके बाद ये सारंगवादी गण में देखिए बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं। इसमें सारंगरव का पटव, गौ गुलभ, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। इन सभी शब्दों से, ये आकृति गण नहीं है बिल्कुल, स्मरण रहे, और कुछ इसमें गणसूत्र भी हैं। तो इन सब से क्या होता है, नीन प्रत्यय का विधान करना है। जैसे इसमें भोगवत शब्द है, गौरीमत शब्द है, इसमें प्रातिपदिकों का पाठ है। वहमी व्याख्याकार ने यहाँ पर भोगवती गौरीमती इस प्रकार इनसे नीन प्रत्यय विशिष्ट को भी यहाँ रख दिया है। तो हमने सोचा कि और थोड़ा गणपाठ को भी देखा कि जब सभी प्रातिपदिक रखे गए हैं तो इनको भी प्रातिपदिक अवस्था में ही रखा जाए। नृ नरयो वृद्धिश्च कुशली, हमने नरी और नर दो अलग अलग प्रातिपदिक रखे हैं, नारी शब्द नहीं यहाँ पर रखा है। हाँ, एक अलग बात है, इससे नीन होकर के नारी बन जाएगा। या जो सारंग, जो जितना भी गणपाठ है, गणपाठ पर एक विस्तृत शोध की आवश्यकता है। गणपाठ बहुत अलग अलग मिलता है। इसमें जो पढ़े गए हैं बहुत सारे शब्द, वो अलग अलग भी हैं कहीं कहीं पर। मैंने यह जो गणपाठ है वहमी व्याख्याकार के आधार पर कुछ रखा है, और राधिमतकार के अनुसार कुछ अंतर भी है कुछ शब्दों में। तो ये गण पाठों में अंतर है, मैं बार बार यही बात कहता रहा हूँ इस पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने के दौरान। गण पाठों पर एक विस्तृत शोध की आवश्यकता है। क्या गण पाठ सही है, उसमें कितने शब्द हैं, उनका एक संकलन हो जाना चाहिए। अभी तक ये शब्द भिन्न भिन्न मिलते हैं, निर्धारण हो जाना चाहिए कि इतने मिलते हैं, इतने सही मान लो, ऐसा कुछ काम इन पर हो जाए। चलिए, इसी जो सारंगवादी गणेश में गणसूत्र पढ़ा गया है, नरी नरयोर वृद्धिश्च, इससे नारी शब्द बनता है। अर्थ क्या है, अर्थ है नरी नर जाति वाचकेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रीत्व नीन स्यात् वृद्धिश्च। नरी और नर ये दो अलग अलग शब्द हैं, याद रहे। ये जातिवाचक प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में नीन भी हो जाता है, वृद्धि भी हो जाती है। इनका विग्रह कर लीजिएगा। नृत्व जाते स्त्री, जब नरी से कर रहे हो और नर शब्द से लगा रहे हो नीन, तो कर देना नरत्व जाते स्त्री। ऐसा विग्रह करने पर ये तो जो है यह तो जातिवाचक शब्द है, और जातिवाचक यह किस आधार पर है, आकृति ग्रहणा जाति, इस आधार पर प्रथम जाति का जो लक्षण है यह जातिवाचक है। तो निरी शब्द से कर देना नीन प्रत्यय, नीन का बचेगा ई, और साथ में यह जो है गणसूत्र वृद्धि और कर देता है। वृद्धि हो जाने से नार, निरी को री को आर वृद्धि हो जाएगी, तो नार ई बन गया नारी। स्वादि प्रत्यय लाओगे, उसका अलियादि लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा नारी। ऐसा। और जब आप नर शब्द से ला रहे हो, यह अदंत है, तो नर नीन, और यहाँ पर इसका बचेगा ई, और यस्य तीच सूत्र के द्वारा रेफोत्तरवर्ती आकार का लोप कर देना, और नर के आदि आकार को यहाँ पर भी वृद्धि कर लेना, क्योंकि दोनों में ही वृद्धि होती है, नरी शब्द में भी और नर शब्द में भी। और नार ई सी स्थिति होगी, और यहाँ पर भी स्वाधिकार करके नारी यह शब्द बन जाएगा। इस सारंगवादी गण में
पुत्र शब्द का भी पाठ आचार्यों ने माना है। इसकी यह जो बात है दादीमतकार ने कही है अपने टिप्पण में, सिद्धांत कौमुदी के टिप्पण। तो पुत्र शब्द भी इसमें है, तो इसलिए पुत्र शब्द का जब इसमें पाठ मानोगे तो पुत्री यह जो शब्द है इसमें ङीन प्रत्यय होगा। ऐसे ही शैल पुत्री इत्यादि जो शब्द हैं ये सब ङीन प्रत्यय के उदाहरण बनेंगे। ठीक है, भैमी व्याख्याकार ने इसकी चर्चा नहीं दी है, लेकिन अन्य व्याख्याकारों ने दी है, तो इसको भी आप इसके अंतर्गत मान करके कार्य करेंगे। यह ङीन प्रत्यय का विवेचन इतना ही है, आपके सन्मुख प्रस्तुत कर दिया। अब आ जाइए अंतिम में ती प्रत्यय। यह जो ती प्रत्यय है यूनस्ति इस सूत्र के द्वारा विहित है। युवन शब्दात् ती प्रत्यय, युवन शब्द से ती प्रत्यय का विधान होता है। ठीक है, सूत्रार्थ जान लीजिए। युवन शब्दात् स्त्रियाम ती प्रत्यय स्यात्, युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ती ती प्रत्यय होता है। वैसे युवन शब्द नान्त है, इससे ऋण्यभ्यो ङीप सूत्र के द्वारा ङीप प्रत्यय की प्राप्ति है। उसको बात करके इससे ती प्रत्यय का विधान यहाँ पर कर दिया। विग्रह क्या करेंगे युवती का, ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि युवन शब्द वयोवाचक शब्द है, तो युवत्व वयो विशिष्टा स्त्री, युवत्व उम्र से युक्त है, विशिष्ट है स्त्री, तो उसको कहेंगे हम युवती। इस विग्रह में युवन शब्द से ती प्रत्यय कर लीजिएगा। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से ती प्रत्यय के परे रहते युवन यह पद संज्ञक है। पद संज्ञा का फल यहाँ पर यह होगा नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा युवन यह जो नान्त पद होगा इसके नकार का लोप हो जाएगा। नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप, तो स्थिति हो जाएगी युवती। और युवती यहाँ पर जो वरदराजाचार्य जी के मतानुसार यदि इसकी हम व्याख्या करें तो लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा सु की उत्पत्ति होती है। क्योंकि देखिए ये जो ती प्रत्यय है ये ज्ञाप प्रातिपदिकात में कहीं आता नहीं है, क्योंकि वहां तो ङयंत और आवंत से ही सुआदी प्रत्ययों का विधान किया गया है स्त्रीत्व के विषय में। तो वरदराजाचार्य जी ने के अनुसार तो यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए कि जो युवन शब्द में प्रातिपदिकत्व है उसी प्रातिपदिकत्व को हम युवती में मान लेंगे लिंग विशिष्ट परिभाषा द्वारा। क्योंकि लिंग विशिष्ट परिभाषा ये है कि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट स्यापि ग्रहणम भवति, प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है, तो युवन के ग्रहण से युवती का भी ग्रहण हो जाएगा। तो युवन की जो प्रातिपदिक संज्ञा है वो युवती इस लिंग विशिष्ट अर्थात ती प्रत्यय जो स्त्रीलिंग विशिष्ट है उसका भी ग्रहण इससे हो जाएगा, तो युवती की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर पाणिनि जी ने एक सूत्र रचा, तद्धिता। तद्धिता के अधिकार में यूनस्ति को पढ़ा, अतः अन्य आचार्यों ने यहाँ पर इसी के आधार पर ती प्रत्यय को तद्धितांत मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की है युवती की। वह एक अलग पंथा है, उससे भी शॉर्टकट पंथा यह है क्योंकि लिंग विशिष्ट परिभाषा स्वीकार करनी ही है। इसलिए वरदराजाचार्य जी ने स्त्री प्रत्यय जब इससे युनस्ति शब्द की युनस्ति सूत्र की जब वृत्ति लिखी है तो इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि वो तद्धित संज्ञा ती प्रत्यय स्यात्, बल्कि इनसे पहले भट्टोजी दीक्षित अन्य आचार्यों ने ऐसी व्याख्याएं की थी, तो इन्होंने ये शॉर्टकट व्याख्या कर दी है। सही भी है, लिंग विशिष्ट परिभाषा स्वीकार करनी ही है, तो यहाँ पर युवती ही ऐसा बन जाता है। अब मित्रों एक युवती दीर्घ भी होता है, देखो याद रहे ये वाला यदि युवती है तो इसके रूप मती की तरह आपको चलानी है, और यदि यह युवती यदि दीर्घांत है तो ये दीर्घांत वाला भी साधु माना जाता है। कैसे, तो कुछ तो आचार्य कहते हैं कि कृदकारात कितना, एक सूत्र है, तो कृदकारात कितना सूत्र के द्वारा आप यहाँ सिंगीश प्रत्यय कर ले, है ये गण सूत्र निकल गया था पीछे, तो उससे ये बन जाएगा, ये मत दिया है। और
नहीं कृतकारात, नहीं कृतकारात कितना के आगे एक और हाँ पढ़ा गया, सर्वतो कितनर्थादित्य की। ठीक है, कृतकारात कितना का थोड़ा और बड़ा रूप पढ़ा गया। ये जो है गण सूत्र है जिनके मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये पाणिनि सूत्र नहीं है। तो सर्वतो कितनर्थादित्य के, ये वो तो गुणवचनात्मक उधर पढ़े गए हैं आगे। तो वहां इससे आप नीस प्रत्यय से बना सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा मत आपके सन्मुख यहाँ लिख दिया है, जो कि मत ज्यादा प्रचलित है, कि युवती शब्द से भी बना सकते हैं दीर्घांत। यौति अर्थात मिश्री करोति आत्मानम पत्यासा, जो अपने आप को पति के साथ तादात्म्य में बैठा लेती है उसे कहते हैं युवती। तो क्योंकि यू मिश्रणा मिश्रण धातु है तो मिश्री करोति यह अर्थ किया गया है। यहाँ पर यू मिश्रणा मिश्रण धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे, मुझे इसे अनुनासिक कर देना चाहिए था। तो यू सत्री, और सत्री का बचता है अत। तो यू है, और सत्री से मिला करके बन जाएगा आपका युवत। और इस युवत से अब कर देना, अब ये उगित हो गया क्योंकि इसमें रिकार की संज्ञा है। उगित सूत्र के द्वारा कर देना यहाँ पर नी प्रत्यय। नी प्रत्यय करने से युवती यह होगा, और यहाँ सु आदि कार्य कर लेना तो युवती सु। और उसके सु के सकार की भी संज्ञा हो सु के सकार का भी लोप हो जाएगा, हल्ंग आदि लोप, क्योंकि ये नी प्रत्यांत है इसलिए। तो युवती ऐसा बिना विसर्ग वाला रूप बनेगा। तो इसे युवती युवत्य युवत्य गौरी की तरह या कहीं नदी की तरह इसका रूप चल जाएगा। ये यूनस्ती आपने पढ़ लिया। यही स्त्री प्रत्यय का अंतिम सूत्र है, और यहीं पर स्त्री प्रत्यय प्रकरण का की समाप्ति हो जाती है। इसके पश्चात हम अंत्य मंगल करते हैं। वरदराजाचार्य जी ने मंगलाचरण लिखा है अंत में, ऐसे इसको कहते हैं अंत्य मंगल। और वह मंगलाचरण यह है, शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका। प्रविष्टानाम यह भी पाठ है, और बहुत सारी प्रतियों में अप्रविष्टानाम यह भी पाठ हमें मिला है। अतः हमने खंडाकारा का यहाँ निवेश कर दिया है, जिससे अप्रविष्टानाम ये पाठ को भी आप समझ जाए। तो वो भी है शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम। खंडाकार उच्चारित होता नहीं है, बोलना वैसे ही पड़ेगा। शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका कृता वरद राजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम, आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। अन्वय पूर्विका व्याख्या। शास्त्रांतरे, शास्त्रांतरे इत्युक्ते तर्कादि शास्त्रे काव्य कोशादौ वा। तर्कादि शास्त्र में अथवा काव्य कोशादि में। ठीक है। शास्त्रांतरे क्या समास है, तो लिखते हैं अन्यत शास्त्रम शास्त्रांतरम मयूर विमशकादित्वात् समास जानना तस्मिन् शास्त्रांतरे। शास्त्रांतरे माने अन्य शास्त्र में। अन्य शास्त्र कौन, तर्कादि शास्त्र या काव्य कोशादियों में। प्रविष्टानाम, प्रविष्टानाम अर्थात अंतर्भूतानाम। क्या मतलब है, जो शास्त्रांतरे अर्थात अन्य शास्त्रों में, प्रविष्टानाम यानी कि तर्कादि या काव्य कोश आदि शास्त्रों में जो प्रविष्ट हो गए हैं। ठीक है, पहले प्रविष्टानाम करके अर्थ समझ लीजिए। तो तर्कादि काव्य कोशादि या जो शास्त्र हैं, अन्य शास्त्र व्याकरण के अलावा, इनमें वो प्रविष्ट हो गए हैं, उनके लिए है अंतर्भूतानाम, प्रविष्ट हो गए हैं ऐसे बालकों के लिए। कहने का मतलब उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा। वो कैसे हैं, अधीत काव्य कोशादि ग्रंथा अनधीत व्याकरण शास्त्र। काव्य कोश का इत्यादि का तो अध्ययन है उन्हें, किंतु व्याकरण नहीं पढ़ा है। तो ये है बाल, ऐसे बाला नाम उनको कहा गया है। तर्कादि काव्य शास्त्र अंतर्भूतानाम, प्रविष्टानाम माने अंतर्भूतानाम बालानाम च, ऐसे बालकों के लिए भी, च यहाँ पर अपी अर्थ वाला है। ठीक है, उपकारिका, उनकी यह उपकारिका है।
कौन? इयम लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराजेन कृता है। इसका अर्थ साधारणतः असली व्याख्या नहीं लिखी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि वरदराजाचार्य जी द्वारा की गई। यदि यह पाठ है अप्रविष्टा नाम, तब अर्थ आपको ऐसे कर लेना है, शास्त्रांतरे अप्रविष्टा नाम। अन्य शास्त्रों में अर्थात तर्कादि शास्त्रों में जो अप्रविष्ट है, अर्थात शास्त्रांतर ज्ञान विकला नाम, शास्त्रांतर ज्ञान से जो विकल है, रहित है, ऐसे बालकों के लिए यह उपकारी है। मतलब ये दोनों के लिए उपकारी है, जिनका शास्त्रांतर में प्रवेश प्रवेश है तो भी यह उपकारी है, और शास्त्रांतर अप्रविष्ट हैं वो, तब भी यह लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराजाचार्य कृत है, यह तब भी उपकारी है। हर स्थिति में दोनों के लिए उपकारी है। मित्रों, ये यहाँ तक का व्याख्यान लघु सिद्धांत कौमुदी का आज 2020 से लेकर के 2024 में आपके सन्मुख अब जाकर के ये पूर्णता को प्राप्त हुआ है। बहुत सारे स्थलों पर मैंने अज्ञानादि वसात, भ्रांति वसात, मोह वसात, अनध्ययन वसात, बहुत सारे प्रसंग यदि इधर उधर व्याख्यात हो गए हों तो उन्हें आप क्षमा कीजिएगा एक उदार भाव से। और यदि आपको कहीं जिज्ञासा होती है उनको लेकर के, मैं रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग में अध्यापक हूँ। यहाँ की वेबसाइट पर जाकर के, व्याकरण विभाग की वेबसाइट, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, मेरा ईमेल वगैरह से आप मुझे भेज सकते हैं। बहुत सारे विचारों का आपके साथ में मंथन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विचार हमने नव्य कहे हैं इसमें, और कहीं यदि इधर उधर हो गया हो तो हम उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी है। तो बाकी तो यही है कि यदि और भी बहुत सारे नव्य विचार हमने इसमें प्रस्तुत किए हैं, केवल वहमी व्याख्याकार के द्वारा कहे हुए जो भी जितने विचार हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे विचारों को हमने नए तरीके से रखा है, उन पर भी विचार किया जाए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी जिन अध्येताओं के लिए हमने रिकॉर्ड की है, माना कि शुरू में तो थोड़ा वीडियो इसके बड़े हो गए थे, शुरू में जो प्रवृत्ति थी जिन अध्येताओं को लेकर के वो भिन्न प्रकार की थी। लास्ट में अब तक ये 4 साल, लगभग 3 साल तो ही गए पूरे, भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति हुई। तो शुरुआती वीडियो थोड़ा जरूर बड़े बन गए हैं, थोड़ा अव्यवस्थित भी है, लेकिन उत्तरार्ध के बाद कहें तो पूरा का पूरा ये लघु सिद्धांत कौमुदी को हमने व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड किया है। और आप ये 595वां वीडियो देख रहे हैं। हालांकि इसके बाद बस एक वीडियो और बनना है, क्योंकि इसका भी टेस्ट होगा। टेस्ट आयोजित होने के बाद जो वह टेस्ट बनाया जाएगा, उसमें जहाँ संदेह होगा उसको भी हम एक वीडियो और बनाएंगे, तो टोटल मिलाकर के एक वीडियो और बन जाएगा बस। हालांकि इसके बाद यह भी विचार है कि क्योंकि गणपाठ को तो मैंने पूरा कह दिया है, पंचांगम व्याकरण में ऐसी प्रसिद्धि है ना, तो गणपाठ को तो मैंने पूरा कह ही दिया है जहां जहां पर आया है मूल मूल में। और अब विचार यह है कि जो बाकी बचा कुछ है, जैसे पाणिनि शिक्षा, जैसे लिंगानुशासनम, तो ऐसे करके पंचांगम व्याकरणम हो जाएगा इनको मिला करके। ठीक है, तो हम अब उनका भी व्याख्यान कहेंगे। और उनके व्याख्यान के लिए हम यही विचार कर रहे हैं मनीष जी कि उनको अब हम डायरेक्ट यूट्यूब पर ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और अब देखें और भविष्य में भगवान क्या क्या मन में इच्छाएं, क्या क्या मन में विचार देते हैं, उसके अनुसार ग्रंथों का स्वाध्याय आगे बढ़ाया जाएगा, उस और आपके लिए उन्हें लाया जाएगा। श्रीमान ललित पंतोला जी के सौजन्य से वह इसके संयोजक रहे, और भी बहुत सारे हमारे अध्येता, 350 उस समय पर जो हमसे सब जुड़े थे,
और भी अब बहुत सारे लोग बीच में जुड़ते गए उन सबके सौजन्य से। उसमें मनीष शर्मा जी भी हैं, आपके स्क्रीन पर आप सब लोग देख ही रहे होंगे। गणेश शिंदे जी भी हैं। ऐसे और भी बहुत सारे अध्येता, आज कुछ कार्यवशात कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं, जो और भी बहुत सारे रोजाना जुड़ते थे वो। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रेरणास्पद रहे हैं। क्योंकि एक शिक्षक को जब सामने सुनने वाले होते हैं तो उससे ही बल मिलता है। और इन सभी के हमारे मुख्य सूत्रधार, मुख्य प्रेरणाभूत रहे, मैं अपने गुरुजनों को अवश्य स्मरण करना चाहूंगा, जिसमें डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा जी और वो प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी और डॉक्टर भास्कर शर्मा जी, गुरु जी, और हमारे नरवर के ज्ञानेंद्र पाठक जी और बाबा गुरु जी। इनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। और कुछ मेरे मित्र जन जिनका मुझे सहयोग मिला, जैसे नीतीश द्विवेदी जी, अशोक भाई साहब, श्रीमान अमित शर्मा जी, ऐसे बहुत सारे जिनसे मैं लगातार संवाद करता रहा आपको पढ़ाने के दौरान, जहाँ मुझे समस्या होती थी। हमारे यहाँ पर न्याय विभाग में डॉक्टर जनार्दन सुवेदी जी, इन सबके भी प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और जैसा कि मैं पहले बताया, जैसे प्रभु की इच्छा होगी अब कार्य वैसे होगा। हालांकि इस कार्य में विघ्न अभी लास्ट में बहुत आए। मेरा मन था कि सन 2023 में इसकी रिकॉर्डिंग पूरी कर दी जाए, लेकिन मैं बीच में काफी दिनों तक, मनीष जी, काफी दिनों तक अस्वस्थ रहा। काफी दिनों भागा दौड़ी करनी पड़ी। विद्यालय में 7-8 घंटे पढ़ा करके उसके बाद यहाँ आकर के पाठ रिकॉर्ड करना भी अपने आप में चैलेंज होता था। जी। क्योंकि बिना स्वाध्याय के ऐसे कार्य हो नहीं पाते हैं। स्वाध्याय लगातार करना पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी रहता है कि हमारे पाठ को शिक्षक वर्ग के लोग देखते हैं, अपने पढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो हमें बड़ी ही सावधानी से पढ़ाना पड़ता था कि कहीं त्रुटि रह न जाए कुछ भी। लगभग मूल को लगाने वाली सभी ऐसी बातें बता दी जाए, जो बातें रह गई उन पर भी थोड़ा कह दिया जाए, मूल के लिए उपयोगी हैं और जिनसे थोड़ा संशय होता है मूल को लेकर के। ऐसे बहुत सारे विचार भी हमने किए हैं। मैं जिस बात को कह रहा था कि बीच में कहीं कहीं त्रुटियां भी मुझे परिलक्षित हुई हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो को सुने हैं तो कुछ जगह कुछ कुछ रह गया है। मैं कहता हूँ भाई, वो थोड़ा मानव स्वभाव जन्य दोष के कारण वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो इसलिए आपको कहीं डाउट हो यदि मैंने उसके कह दिया है तो मेरे से आप संपर्क कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। बस हाँ, मैंने तब तो जैसा रिकॉर्ड कर दिया ठीक है, लेकिन हाँ, मैं बाद में विचार करके अवश्य आपसे कह दूंगा नहीं यह सही था यह गलत था। ये निर्णय मैं बाद में निश्चित ले सकता हूँ, डिसीजन, ठीक है, सोच विचार करके पूरा। क्योंकि ये शास्त्र है, शास्त्र में बड़े बड़े विचार होते हैं। सब जगह एक जैसी बुद्धि प्रस्फुरित हो यह आवश्यक नहीं है, हर किसी की नहीं होती। तो बस यही मुझे बस बातें आपसे कहनी है। अज्ञानात् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी अथवा देव। तो बस यही बात कहते हुए विरमित होता हूँ। वैसे मैंने सुधा व्याख्या को इस जगह बाद पूरा कहा है, सुधा व्याख्या से संबंधित और भी जो कार्य है वो हम आगे लाते रहेंगे। सबसे पहले मन में है जो कार्य, वो भी आपको एक और बता देते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे पहले हम मूल संस्करण निकालेंगे। क्योंकि हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में यह आपको बता दिया है कि पाठांतर बहुत हैं, कैसे क्या रखना चाहिए। ऐसा मूल संस्करण अभी तक उपलब्ध नहीं है जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये। तो मूल संस्करण निकालेंगे। मूल संस्करण के बाद जितनी भी आपने यहाँ स्लाइडें देखी हैं वो सभी स्लाइडें अपलोड कर दी गई हैं, बस तद्धित की और स्त्री प्रत्यय की बची हैं। ये भी बस अब सद्य वहां पर हो जाएगी। उसके पश्चात एक कलर पुस्तक भी हम निकालेंगे, इसकी लघु सिद्धांत कौमुदी की कलर पुस्तक, ऐसा गुरु जी का आदेश है। तो आप सबका मुझे सहयोग मिलता रहेगा। अब हम और आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के माध्यम से या साक्षात व्हाट्सएप के कांटेक्ट से, या फिर हम फेसबुक पर हैं वहां से संवाद कर पाएंगे। मैंने जैसे पहले कह दिया, हम लघु सिद्धांत कौमुदी वाले अध्ययन ग्रुप को अब कुछ एक आध सप्ताह नहीं, बस जल्दी से, जैसे ही उस पर आपके सबके मैं प्रमाण पत्र भी भेज दूंगा तद्धित के और स्त्री प्रत्यय के, उसके बाद हम उसे समाप्त कर देंगे। और अब विरमित होते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ प्रणाम रात्रि। गुरुदेव, प्रणाम। बहुत उपकार किया गुरुदेव सभी अध्येताओं पर आपने, और हम कृतज्ञ रहेंगे आपके हमेशा, जिंदगी भर। बहुत सुंदर आपने अध्यापन कराया। जो बिल्कुल जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी है वो बहुत आराम से आपकी ये लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ के आराम से सीख पाता है। और बहुत आनंद आया हमें इन 3 सालों में आपके साथ जुड़कर, और आपके बहुत बहुत कृतज्ञ रहेंगे हम लोग। जी। बहुत आशीर्वाद और आपका सब मिलता रहे प्रभु हमें। की कृपा है, हम आप जुड़े रहेंगे। जी ऋषि जी महर्षियों की यह परंपरा है, इसे इसी रूप में बहाते रहेंगे जहां भी हैं, जैसे भी हैं। जी जी गुरुदेव, चलिए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सभी। प्रणाम गुरु। जी जी, हर हर महादेव गणेश जी।